हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन और तास्मानिया वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है बेलेडीफ ओवल होबार्ट में, जो कि तास्मानियन टाइगर्स का होम ग्राउंड है, या फिर तास्मानिया वुमेन जो भी आप कह लो। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन की चैंपियन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन। अगर आपने खेला होगा पता होगा। अगर आप इनकी टीम को देखेंगे ना, तो ऑन पेपर इनका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब आपको दिखेगा कि ये तो शायद वीक टीम ही होगी। एक दो बड़े प्लेयर हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उस तरह से दिखता नहीं है कि इनका टीम क्या 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 एबिलिटी रख सकती है। लेकिन जो एक दो प्लेयर्स ही हैं ना, उन्होंने ही ऐसे कुछ कारनामे करे थे पिछले सीज़न में कि बड़े बड़े टीमें जिनके पास बहुत सारे मैच विनर्स भी थे, वो भी इनसे कॉप अप नहीं कर पाए थे। लीग स्टेज में दूसरे स्थान पर और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल में वो चैंपियन भी हुए थे। हालांकि न्यू साउथ वेल्स वुमेन को उन्होंने हराया था, और वो न्यू साउथ वेल्स वुमेन की टीम में बहुत सारे मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। लेकिन जो भी हो, लीग स्टेज में भी उन्होंने दूसरे स्थान पर खत्म किया, तो जो बहुत बड़ी बात है। अगर आप नीचे आएंगे, अच्छा, आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन यहाँ पर भी आपको आगे होती हुई दिखेगी। जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम में, वो रहा है उनकी बॉलिंग। ठीक है। अच्छा, पिछले सीजन के स्टैंड आउट परफॉर्मर और मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही थी निकोल बोल्टन। आप देख सकते हैं बैटिंग से, बॉलिंग से, हर तरफ से ही आपको इनका दबदबा दिखेगा। 9 मैचों में 5 टाइम्स उन्होंने 50+ स्कोर बनाया था, और 48 के औसत के साथ लगभग 450 रन। और बॉलिंग से भी 9 मैच में 16 विकेट। इसके सिवाय क्लो पिपारो, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट उनका रहा था पिछले सीज़न में। इन दोनों ने ही, देखिए, 2 नाम हैं यहाँ पर। आप नोटिस करेंगे तास्मानिया, इनके पास 3 नाम हैं, लेकिन अगर आप इनकी एवरेज को देखेंगे, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है निकोला केरी का, वो भी 4 मैच इन्होंने खेला था। उसके बाद 33-28, और यहाँ पर आप नोटिस करिए 48-40। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का रोल कितना ज़्यादा रहा था। इसके सिवाय भी बीच में सोफी डिवाइन ने 4-5 मैचेस खेले थे, उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था। कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इनके टीम में हैं, इन्होंने भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करा हुआ है। और अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। आप नोटिस करेंगे तास्मानिया के बॉलर्स के नाम यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, हीथा ग्राहम भी पहले खेलती थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर, तो वो भी पिछले सीजन की चैंपियन टीम की ही पार्ट थी, क्योंकि अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सैम बेट्स शायद इनका नाम है, जिनके 8 मैच में 12 विकेट थे। ये हाईएस्ट विकेट टेकर थी तास्मानिया के होकर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 मैच में 18 विकेट, 9 मैच में 16 विकेट। उसके बाद पेशेल 9 मैच में 11, हीथा ग्राहम भी थी 7 मैच में 11। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास भले ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो, लेकिन जितने हैं, जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए। और ये पिछले सीजन की चैंपियन है, तो बाई एनी मीन्स इनके टीम को आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनके टीम के साथ, कि क्योंकि इनके टीम में मतलब गिने चुने परफॉर्मर्स ही होते हैं, तो जब आप टीम बनाते हो ना, हो सकता है कि उस टीम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 4 या 5 प्लेयर्स ही हों, या फिर मैक्सिमम 6। एकदम फुल ऑन डोमिनेशन वाला 7-4 कॉम्बिनेशन नहीं बनाना पड़ता इनके मैचेस में। 5 से 6 मैक्सिमम प्लेयर्स के ही साथ ही आपको जाना पड़ता है। कैप्टन वाइस कैप्टन सेम ही प्लेयर्स होते हैं, और बाकी दूसरी तरफ से परफॉर्मर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही होते हैं, और उनका ही इतना ज़्यादा दबदबा होता है कि और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस तरह से मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ। जो चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो है इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। इवन जो पार्ट टाइम बॉलर्स भी आते थे, वो भी बीच बीच में आकर क्रूशियल विकेट्स निकाल देते थे। इसके सिवाय मतलब जेन्युइन विकेट टेकर्स तो हैं ही, जो रेगुलरली इनके लिए विकेट निकालते हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैटिंग में तो आपने देख लिया कि 2 बड़े नाम हैं, जो मतलब स्टेटिस्टिकली जिनके नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। लेकिन इसके अलावा भी इनके जो बॉलर्स होते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी आगे, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटिंग कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने 50+ स्कोर भी बनाया हुआ है कुछ मैचेस में। तो पूरे टीम में ही एक मतलब एज ए यूनिट ये काफ़ी अच्छा करते हैं, और ये पूरी तरीके से चैंपियंस मटेरियल जो आपको चाहिए होता है वो इस टीम में अवेलेबल है। तो इसीलिए पिछले सीजन के चैंपियन वो हुए थे। अभी आ जाते हैं, देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो देखने को आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर उनकी बैटिंग जो है ना, बहुत अच्छी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी वो ऊपर आपने देखा कि आगे हैं इस फिक्चर में। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनकी बॉलिंग अच्छी रही है। जब जब तास्मानिया यहाँ पे जीती है, तब उनके जो बैटिंग है वो अच्छे रहे हैं। मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी नहीं रही है, और जहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीती है वहाँ पर उनकी बॉलिंग से ही उनको आपको मैच जीतते दिखेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो पहले मैच से नोटिस करो, देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से बहुत अच्छा नहीं था। कॉमन परफॉर्मर्स जैसे निकोल बोल्टन, मैक बैंटिंग जिनकी कीपर हैं, ये कुछ परफॉर्मर्स है। मैक फिलिप्स जो पिछले 2 मैच शायद हुए हैं तस्मानिया के, वहाँ पर वो खेली नहीं थी, लेकिन आज के मैच में कम बैक कर सकती हैं। देखना पड़ेगा क्या करती है टीम। हालांकि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि हो सकता है आज के मैच में भी टीम इनको नहीं खिलाए, जो कि मैं तो पर्सनली नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्या पर क्या क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए देखते रहो। तो यहाँ पर देखिए 192 बना था, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। मैक फिलिप्स बॉलिंग से तास्मानिया चेज़ नहीं कर पाई। ठीक है। एमा थॉम्सन,
करंट स्क्वाड मेंबर्स में से निकोल बोल्टन और एमा किंग, इनके नाम आपको दिख रहे हैं। और भी कोई बॉलर रही होंगी लेकिन वो अभी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से नहीं है। अगला मैच, यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसेंट स्कोर बनाया था 275। लीड किया था किसने? क्लो पिपारो, ठीक है। साथ में पियापा क्लियरी, ये बॉलर हैं लेकिन यहाँ से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। हेपबर्न जो शायद आज इस मैच के स्क्वाड में नहीं है। तास्मानिया ने चेस कर लिया था। आप नोटिस करो, ये मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीती बॉलिंग से, उन्होंने डोमिनेट करा। यहाँ पर तास्मानिया जैसे जीत गई, बैटिंग से धमाकेदार परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई होंगी परफॉर्मर जो अभी इनमें से कोई मतलब दोनों ही टीमों के कोई भी परफॉर्मर अभी करंट स्क्वाड में से अवेलेबल नहीं है। अगला मैच, तास्मानिया सिर से यहाँ पर 222 रन उन्होंने बनाया था और ऑल आउट हो गई थी। कम स्कोर ही था, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कोर ये नहीं है। लीड किया था जिनमें से, उनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। पेशल, इनके 2 विकेट्स और निकोल बोल्टन के विकेट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया, बैटिंग से भी निकोल बोल्टन, क्लो पिपारो फिर से, और ये फैसा कर ली जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। क्लो पिपारो के यहाँ पर भी रन है, यहाँ पर भी रन थे, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया, ठीक है। तो आप नोटिस करिए फिर से जहाँ पर वो मैच जीते, बॉलिंग का रोल आया। हालांकि यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा रन रहते तो शायद वो भी चेस हो जाता, लेकिन बॉलिंग ने यहाँ पर अच्छा करा, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। 10 विकेट निकाले सामने वाली टीम के। यहाँ पर भी जब वो जीते थे 10 विकेट निकाला था सामने वाली टीम से। अच्छा, अगला मैच, यहाँ पर फिर से देखिए तास्मानिया ने फिर से यहाँ पर 240 के ऊपर स्कोर बना दिया। कोरिन हॉल, एमा थॉम्सन का नाम आपने यहाँ पर भी नोटिस करा होगा, जहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ था। यहाँ पर फिर से वापस उनका नाम आया, ठीक है। बॉलिंग से एमा किंग फिर से, हम्बल स्टॉल तो अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही 10 विकेट नहीं गिरे तो यहाँ पर मैच वो हार गए। और बैटिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया, बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। 1-2 प्लेयर को छोड़ के, उन 1-2 प्लेयर्स में से भी एक ने यहाँ पर रन बनाया था, क्लो पिपारो फिर से। एमा किंग, देखिए नोटिस करिए कि कितनी बार बॉलरों के नाम आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक बार आपको पियापा क्लियरी के नाम देखने को मिले थे, जो बॉलर है। यहाँ पर आपको एमा किंग के नाम देखने को मिल रहे हैं, वो भी बॉलर हैं। और एमी एडगार्ड ने यहाँ पर रन बनाया था लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, टीम हार गई। और आखिरी जो मैच हुआ, यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करा था। बैटिंग से फिर से देखिए लो स्कोर, निकोल बोल्टन, मिक बैंटिंग का भी 1-2 बार आपने नाम देखा है। बॉलिंग से यहाँ पर डोमिनेट करा था विलिंडा वाकेरेवा, मेसी गिब्सन, मिक फिलिप्स, इनके परफॉर्मेंसेस थे। मेसी गिब्सन तो अवेलेबल नहीं है पूरे सीजन के लिए इंजरी के चलते। देखिए यहाँ पर जैसे ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वापस जीत गई, फिर से 10 विकेट उन्होंने निकाला। तो बिल्कुल क्लियर कट एक रेसिपी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जीतने के लिए। बॉलिंग से अगर वो डोमिनेट कर पाते हैं, अगर सामने वाली टीम के 10 विकेट निकाल रहे हैं तो मैच वो जीत रहे हैं। बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। एक ही बार आप कह सकते हैं उन्होंने बैटिंग से डोमिनेट करा था, ये वाला मैच 38 ओवर्स में 225, मतलब शायद 300 का ओवर बन जाता अगर 50 ओवर खेलने को मिलता तो। यहाँ पर भी ठीक ठाक बैटिंग था लेकिन हार गए थे ये मैच। और दोनों ही बार जो बैटिंग से उन्होंने अच्छा करा था, एक ही प्लेयर कॉमन है, वो है क्लो पिपारो, एक बार 100, एक बार 50, ठीक है। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी उन्होंने बॉलिंग से ही डोमिनेट करा था। फिर से आप देख सकते हैं कोरिन हॉल का यहाँ पर भी नाम है, साथ में पेशल, बोल्टन, एमा किंग और बोल्टन, ये दोनों कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से। एमा किंग ने तो बैटिंग से भी एक आध मैच में कंट्रीब्यूट करा हुआ है, साथ में पियापा क्लियरी के यहाँ पर भी विकेट्स हैं। तो यही है कहानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ऐसे बॉलिंग साइड उन्होंने जब भी अच्छा करा है, मतलब सामने वाली टीम को ऑल आउट करा है, तब भी वो जीते हैं। बैटिंग कंसिस्टेंट नहीं रही है। एक नाम हमें मिल रहा है, वो है पियापा क्लियरी, अब आपका ना क्लो पिपारो, जिन्होंने बैटिंग से कंसिस्टेंटली अच्छा करा है और जब भी उनके बड़े स्कोर आए हैं टीम ने बड़ा स्कोर करा है। इसके सिवाय निकोल बोल्टन एज एन ऑलराउंडर तो कंसिस्टेंट है ही। इसके सिवाय कुछ मैचों में हमने शायद मिक फिलिप्स का नाम देखा है, बॉलिंग से उन्होंने अच्छा करा था। आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर भाकेरेवा ने भी विकेट्स वगैरह निकाले थे। और कोरिन हॉल, एमा थॉम्सन, इनके बीच बीच में हमें नाम देखने को मिले हैं जिन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा हुआ है, ठीक है। तो यही है, तास्मानिया की जीत के लिए उनको बैटिंग से अच्छा करना पड़ा है। जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो तास्मानिया ने ही बनाए हैं, और बॉलिंग से जब डोमिनेशन की बात आती है तो वो ऑफकोर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने करा हुआ है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो एमा थॉम्सन आपको दिख जाएंगी, ठीक ठाक औसत है इनका, 33 के औसत के साथ यहाँ पे है। इसके सिवाय कोरिन हॉल ने बीच बीच में एक आध मैच में रन बनाया हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर 2 नाम जो आपको दिख जाएंगी वो है निकोल बोल्टन और क्लो पिपारो। निकोल बोल्टन ज़्यादा मैचेस खेली नहीं है वैसे इस पिक्चर में, लेकिन जब भी आपने नोटिस करा होगा कि 3 ही मैच में इनके रन है। ये जो आखिरी मैच हुआ था, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से रन, उसके बाद यहाँ पर वो फिर से नहीं खेली थी, यहाँ पर जैसे फिर से खेली 93 रन 1 विकेट, यहाँ पर वापस वो नहीं खेली, और यहाँ पर फिर से जब खेली 26 रन 2 विकेट। और ये तीनों ही मैच है जहाँ पर निकोल बोल्टन खेली थी, और तीनों ही मैच है जहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जीती है। तो निकोल बोल्टन इन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विन, निकोल बोल्टन आउट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉट विनिंग। सिंपल सा रेसिपी है, ठीक है। और तीनों ही मैच पर जहाँ जहाँ पर वो खेली हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, या तो बैटिंग से, या तो बॉलिंग से, या तो दोनों तरफ से। तो निकोल बोल्टन कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। बैटिंग से 81 का औसत है इनके पास, साथ में क्लो पिपारो। बॉलिंग से बात करी जाए तो मिक फिलिप्स आपको दिख जाएंगी। इसके सिवा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस तरह से कंसिस्टेंटली किसी का नाम नहीं है।
लेकिन हाँ, एमा किंग, निकोल बोल्टन, टियाना पिशेल, इनके नाम आपने देखे हुए हैं, बीच बीच में एक दो करके उन्होंने विकेट निकाला है, लेकिन उस तरह से बोलने वाले कुछ नहीं है। मैक फिलिप्स लेकिन यहाँ पर हैं, और अगर खेलती हैं आज के मैच में तो ऑफकोर्स आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख सकती हैं। तो यह है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड बताने लायक था। क्या क्या मैंने समझाया है, कौन कौन सी चीज़ पर आपको फोकस करना है, कैसे कैसे मैचेस होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, कौन कौन से परफॉर्मर्स हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, इस ग्राउंड पे पिछले 4 सालों में एक भी मैच नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ बेलेडीफ ओवल होबार्ट, जहाँ पे ये मैच जो है होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी शहरों की तरह हर इस शहर में भी कम से कम 3-4 ग्राउंड्स हैं, तो होबार्ट के बाकी ग्राउंड्स पे जो है मैचेस हुए हैं। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे पिछले 4 साल में मैचेस नहीं हुए हैं। 4 साल पहले जो 2 मैच हुआ था 16-17 सीज़न में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ओवरऑल होबार्ट में क्या होता है, कौन कौन से परफॉर्मर हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो परफॉर्मर्स बेलेडी ओवल होबार्ट के ही परफॉर्मर हों, लेकिन ओवरऑल जितने भी मैचेस होते हैं होबार्ट के शहर में, बाकी जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ये दोनों परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कोडिन हॉल, मैक फिलिप्स का नाम। मैक फिलिप्स का आपको ऊपर भी नाम देखने को मिला है, यहाँ पर भी इनके नाम है। 6 मैच में 10 विकेट, डिसेंट है आप कह सकते हैं। और कोडिन हॉल यहाँ पर है, ये नीचे आई हैं, कुछ मैच में नॉट आउट भी रही हैं, लेकिन मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस तो है ही, आप कह ही सकते हैं। ठीक है, और 2 जो मैच हुए थे मैंने आपको बताया इस ग्राउंड पे, वो 2016-17 सीज़न में हुआ है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो 4-5 साल पहले, 5 साल पहले आप कह लो, या 4 साल ही पहले कह लो, तो यहाँ पर 2 मैचेस खेले थे तास्मानिया ने, ये इनका ही घर है। और 2 में से 1 मैच में जीते थे, 1 मैच में बहुत बुरी तरीके से हारे थे। 1 मैच यहाँ पर था विक्टोरिया से, 320 रन में कंसीड करा था, बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाए थे। कोडिन हॉल यहाँ पर भी आपको दिख रही हैं, इन्होंने रन बनाया था 1 मैच पे। एलाना किंग, इनका नाम मैंने लिखा हुआ है, ये पहले खेलती थी विक्टोरिया वुमेन की टीम में, पिछले सीजन तक खेली हैं। वैसे तो डोमेस्टिक सर्किट में ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मर मानी जाती हैं, बैटिंग से, बॉलिंग से, हर तरफ से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब स्पेशली बॉलिंग से ही होते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं। लेकिन इस लेवल के क्रिकेट में पिछले सीजन में तो वो उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी। और दूसरा जो मैच हुआ था यहाँ पर एसीटी के आगे से मैच हुआ था, यहाँ पर हेपबर्न जो कि अवेलेबल नहीं है, एमा थॉम्सन के 1 विकेट थे और तास्मानिया ने जीत लिया था। यहाँ से भी कोई काउंट परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें यहाँ से मिल नहीं रहा है। 4 साल पुराना मैच है ऑफकोर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंट परफॉर्मेंस नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो 1-2 नाम हमें मिले हैं उनमें से एमा थॉम्सन, माफ करना, कोडिन हॉल और मैक फिलिप्स, ये दोनों नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इस ग्राउंड से आप कुछ हद तक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रेंड्स, क्या क्या होते हैं हेड टू हेड में। ग्राउंड से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं अगर हम पर्टिकुलर ग्राउंड की बात करें, लेकिन ओवरऑल होबार्ट में जो 2 मेजर परफॉर्मर्स हैं उनके नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं। निकोला केरी भी होबार्ट में, मतलब दूसरे ग्राउंड से पिछले सीजन में 1-2 मैचेस खेली थी, वहाँ पर 1 मैच में उन्होंने रन बनाया था, बस यही है। बाकी की तो करंट स्क्वाड में से काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 की। एक चेंज तो पक्का होगा, वो है कि यहाँ पर एक पोजीशन पे कोई ना कोई आएगा। मैक फिलिप्स हो सकता है आज के मैच में आपको खेलती हुई दिख जाए, जो पर्सनली मैं तो चाहूँगा इस एक पोजीशन के लिए। ये जो है एमी स्मिथ का वो ये पोजीशन, ये पिछले 2 ही मैच शायद हुए हैं, दोनों ही मैच में ये खेली थी, कीपिंग के लिए ही खेल रही है, मतलब और तो कोई रोल इनका दिख नहीं रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चेंज अगर टीम करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि रेचल प्रीस्ट आपके लिए कीपिंग कर सकती हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि रेचल प्रीस्ट की उम्र हो चुकी है, अभी वो कीपिंग कर पाएंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैक फिलिप्स जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को, जिनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी डिसेंट हैं, उनको तो यहाँ पर डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा कि टीम क्या करती है। अगर एमिली स्मिथ को फिर से वो खिलाते हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते। एमा थॉम्सन का भी एक ऑप्शन है, ये बॉलिंग कर सकती हैं, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है। बैटिंग में भी नंबर 7 पे भेजा जा रहा है, तो कोई रोल तो है नहीं इनका। तो ये 1-2 पोजीशंस हैं जहाँ पर मुझे तो पर्सनली मैं चाहूँगा कि मैक फिलिप्स को मौका ज़रूर दिया जाए। बाकी अगर टीम नहीं चाहे तो अलग बात है। इसके सिवाय भी एक यंग प्लेयर को उन्होंने टीम में रखा हुआ है, जिनका नाम है मैडिसन ब्रूक्स। 19 साल की हैं ये काफ़ी अच्छा करके आई हैं एज लेवल क्रिकेट में भी, और इवन तास्मानिया के डोमेस्टिक सर्किट में भी इन्होंने काफ़ी रेपुटेशन गेन किया हुआ है। मौका मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैक फिलिप्स जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को मौका नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पर यंग प्लेयर्स को कैसे ही मौका दे दोगे, तो मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जितना मैंने देखा है मीडिया में तास्मानिया के, और उन्होंने भी अपने ऑफिशियल साइड में जैसा कहा है कि हो सकता है ये जो 2 यंग प्लेयर्स हैं, एबल और ब्रूक्स, इनमें से कोई एक खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। एबल मेरे ख्याल से थोड़ी सी बॉलिंग ही करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्रूक्स लेकिन जेन्युइन अच्छी ऑलराउंडर हैं, यंग है, एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन टैलेंटेड है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। लेकिन अगर इनको लेने के लिए आपके पास स्पेस है तो मैक फिलिप्स को क्यों नहीं, यही एक सवाल है मेरे दिमाग में। बाकी देखना पड़ेगा क्या होता है प्लेइंग 11, जो आपको मिल ही जाएगा डेडलाइन से पहले।
वेस्ट इंडीज़ से बात करी जाए तो यहाँ पर क्लो पिपारो ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगी निकोल बोल्टन के साथ। इसके सिवाय इनके मिडफील्ड में मुझे मिडफील्ड माफ़ करना, गलती से मिडफील्ड बोल दिया, मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी है। एमी एडगार, मैथाइजा कार्माइकल, मेग बैंटिंग, एशली डे, ये 4 प्रॉपर बैट्समैन हैं। इनमें से कार्माइकल और एडगार जो हैं ये डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा करते हैं, स्पेशली कार्माइकल ने पिछले सीजन में एक 50 भी लगाया हुआ था। एमी एडगार ये थोड़ी सी बॉलिंग कर सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको बॉलिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास इतने सारे बॉलर्स हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एडगार को बॉलिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी भी, लेकिन ये बॉलिंग कर सकती हैं। और बैटिंग से अगर आप कहेंगे तो कार्माइकल बेटर ऑप्शन है। अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करेंगे तो पिछले सीजन में भी उन्होंने 150 लगाया हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है, ठीक है। और ये चीज़ पिछले सीजन में भी खली है। 1-2 मैच को छोड़कर इनके मिडिल ऑर्डर में हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं, और इसीलिए नीचे वाले जो बैट्समैन या फिर बॉलर्स आप जो भी कह लो, उनको यहाँ पर बैटिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके सिवाय भी मैं स्पेसिफिकली जिन नामों को कहना चाहूँगा वो है एशली डे। रिसेंटली जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए थे वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा करके आई हैं। निकोल बोल्टन तो मतलब धमाकेदार फॉर्म पे थी ही, एशली डे भी काफ़ी अच्छा करके आई हैं। और मेग बैंटिंग ये कंसिस्टेंटली अच्छा करती हैं तास्मानिया के डोमेस्टिक सर्किट में, और ऊपर भी कुछ मैचों में आपने इनका नाम जो है देखा है। बहुत बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती हैं, 20, 25, 30 रन कुछ मैचों में इससे ज़्यादा भी इन्होंने करा हुआ है, लेकिन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। अगर स्पेस आपको मिले, अगर इशू ना हो तो आप इनको ले सकते हैं, बाकी कीपिंग के पॉइंट जो है वो तो देंगी ही। बाकी अगर हम नीचे देखेंगे एलेना किंग, एमा किंग, पेशल क्लेरी और शेल्डन कूपर, ये मुझे लगता है होना चाहिए। शेल्डन कूपर के जगह को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट लेकिन है, लेकिन मुझे लगता है यही होना चाहिए। अभी एक और चीज़ हो सकता है कि शेल्डन कूपर या फिर यहाँ पर जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे यंग प्लेयर्स हैं। पिछले सीजन में कोई भी मैच ये नहीं खेले थे, तो पहली बार ये टीम के मतलब सेटअप में आएंगे। अभी इनको पहले ही मैच में कितना ट्रस्ट किया जाएगा ये मुझे पता नहीं। तो अगर समझ लीजिए शेल्डन कूपर से प्रॉपरली काम जो है नहीं करवाया जाता है, तो ये हो गए आपके 4 और यहाँ से 5 प्रॉपर बॉलर्स। तो ऐसे सिचुएशन में एमी एडगर को बॉलिंग मिल सकती है, ठीक है। और मुझे लगता है इसके चांसेस काफ़ी हैं। शेल्डन कूपर मैंने जितना देखा है डोमेस्टिक सर्किट में ठीक ठाक है, बहुत खास कुछ नहीं, ठीक ठाक ही हैं। तो देखना पड़ेगा किस तरह से टीम यूज़ करती है, लेकिन ये एक चीज़ याद रखना कि एमी एडगर को बॉलिंग मिल सकती है। इन्होंने बॉलिंग से मतलब जेन्युइनली अच्छा करके आई हैं ये 50 ओवर क्रिकेट में भी, और 20-20 मैचेस भी हुए थे डोमेस्टिक सर्किट में, वहाँ पर भी। अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एलेना किंग मैंने बता दिया कि ये हमेशा ही डोमेस्टिक सर्किट में जायंट रही हैं, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा था पिछले सीजन में। कुछ मैचों में एक आध विकेट निकाला होगा, लेकिन खास कुछ नहीं। एमा किंग, पेशल क्लेरी, इनके नाम तो आपने देखे हैं। एमा किंग मेरे लिए मस्ट हैव है, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकती। ये बैटिंग से भी डिसेंट करती हैं, और इस फिक्चर में एकमात्र जो बॉलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम दिखे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो एमा किंग ही हैं। और पेशल क्लेरी, इन दोनों में से आप दोनों को ही ले सकते हो, ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। और अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक तो आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए। मैं कोई खास रेफरेंस दूंगा नहीं, पेशल को काफ़ी लोग ले सकते हैं स्टैटिस्टिक्स देख के पिछले सीजन के, और दोनों ही बैटिंग भी कर सकती हैं, तो ये एक्स्ट्रा आपको बोनस जो है फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। बाकी बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 प्लेयर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो इनको मौका जो है मिलना चाहिए। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो तास्मानिया के होकर निकोला केरी और हीथर ग्राहम, ये इनमें से ही लोग जो है घूमेंगे। हीथर ग्राहम को शायद अभी कैप्टन नहीं बनाए लोग, निकोला केरी और आज निकोल बोल्टन जो खेलेंगे उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन हीथर ग्राहम याद रखना ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाली है, ठीक है। तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो हीथर ग्राहम को भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा अपने पुराने प्लेयर्स के बारे में, और अपने जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा हीथर ग्राहम के बारे में, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इनको पता होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ही ये मतलब फ़ायदा कह लीजिए आप, नुकसान कह लीजिए, जो भी हो वो हो सकता है। बाकी शाशा मौलो ने वेलिंदा भाकेरेवा, शाशा मौलो ने प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम कर रही हैं, ओपनिंग पे भी आ रही हैं, मिनिमम 6-7 ओवर की बॉलिंग भी कराएंगी। भाकेरेवा एक और इन फॉर्म बॉलर हैं, रिकॉर्ड्स भी सारे इनके डिसेंट हैं, और मतलब अपराइज्ड होने वाली प्लेयर में से हैं ये, तो इनको ड्रॉप करने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। उसके बाद स्टैलेनबर्ग और कोरिन हॉल। स्टैलेनबर्ग एक ऐसी प्लेयर है जिनके बारे में अब जब काउंट नहीं करेंगे ना, तभी इनका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, जब हम काउंट कर रहे थे पिछले मतलब फर्स्ट मैच में, उस तरह से उनका कुछ नहीं आया था, लेकिन सेकेंड मैच में जैसे ही हम थोड़ा सा इग्नोर करने लगे, उनका परफॉर्मेंस आ गया। तो ऐसा ही है। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जब वो न्यू साउथ वेल्स वुमेन के होकर खेलती थी, तो 25-30 के भीतर ही इनका स्कोर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ उन्होंने करा नहीं है। उसके बाद एमा थॉम्सन और सैम बेट्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर निकोल बोल्टन, पिपारो, मेरे ख्याल से निकोल बोल्टन सबके कैप्टन होने चाहिए, अगर मिनिमम भी लोग स्कोर बोर्ड भी देख कर आए तो। और हमारे तो कैप्टन होंगे ही, मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया है क्यों।
उसके बाद पिपारो, उसके बाद एमी एडगार, कारमाइकल कैप्टनसी के लिए नहीं है, टीम में रख लो वही बात होगी, लेकिन एमी एडगार बॉलिंग कर सकते हैं, ये याद रखना। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो मिडिल ऑर्डर है यहाँ पर क्वालिटी की काफ़ी कमी है और इसीलिए बैटिंग से काफ़ी बार दिक्कत में आना भी आ रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, भले ही उनकी बॉलिंग अच्छी हो जाए। और यहाँ पर एशली डे या एश डे जो भी इनका नाम है और एमा किंग और पेशल में से कोई एक। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्क जो है लिया है, थोड़ा सा मतलब इन दोनों को एक साथ लेना थोड़ा सा रिस्क है, बाकी कोई रिस्क यहाँ पर नहीं है। हीता ग्राहम को मैंने रख लिया है अपने पुरानी टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी बस इसीलिए, और सिलेक्शन परसेंटेज डिसेंट है, स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है तो क्या ही करें, अगर अभी कुछ कर नहीं सकते, स्मॉल लीग में हम ड्रॉप नहीं कर सकते। बैटिंग सेक्शन में हालांकि एक आध और ऑप्शन है, जैसे कि एमा थॉम्सन का ऑप्शन है जिनके हेड टू हेड में अच्छे रिकॉर्ड हैं, आपने देखा है। स्मॉल लीग में इनिशियली अगर आप टीम 1 बना रहे हो तो वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शन जो है नाओमी स्टेलनबर्ग का, लेकिन अभी के लिए मुझे स्पेस नहीं मिल रहा यहाँ पर। मैंने और एक और जो ऑप्शन है वो है एमी एडगार, ये 3 ऑप्शंस हैं। नाओमी स्टेलनबर्ग फिर भी आप कहेंगे कि बैट्समैन है, बैटिंग से ही पॉइंट देंगी, और क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है तो मैं शायद एक प्रॉपर बैट्समैन को अंडर एस्टिमेट करूँ। लेकिन एमी एडगार यहाँ से और यहाँ से एमा थॉम्सन ये ऑलराउंडर हैं, एमा थॉम्सन को बॉलिंग नहीं दी जा रही है तो इनको भी बैटिंग से कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्मॉल लीग में टीम 1 में नहीं रखना, अगर आप बैकअप टीम बना रहे हो वहाँ पर रख सकते हो। और उसके बाद एश डे स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता लेने लायक प्लेयर ये हैं, क्योंकि अभी भी इस मतलब स्टेज में उन्होंने खुद को साबित नहीं करा है, अच्छे फॉर्म पर है ऑफकोर्स, लेकिन अभी भी यहाँ पर उनको साबित करना खुद को बाकी है। बाकी सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो आप तो इनको ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए इनिशियली चॉइस में वो नहीं आती हैं। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में इन तीनों के अलावा भी आपके पास मेक फिलिप्स का ऑप्शन आएगा अगर खेलती है तो, और नहीं तो ये तीनों ही डिफ़ॉल्ट हो गए आपके लिए। बॉलरों में से अगर बात करी जाए तो बेलिंडा भाकेरेवा मेरे लिए पहले प्रेफरेंस में आएंगी, बेट्स के भी ऊपर, और बाकी पेशल, क्लेरी, एमा किंग ये तो बैटिंग भी कर सकती हैं। इसके सिवाय भी आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो है एलाना किंग का। एलाना किंग का क्या है, ये पिछले सीज़न में मतलब विक्टोरिया होकर खेलती थी, कुछ खास उन्होंने नहीं करा था, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा ही ये लीडर बोर्ड टॉपर में से रहती हैं, तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इन दोनों को मैनेज करना था तो मैं एलाना किंग को नहीं ले पाया, लेकिन अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हो। याद रखना ये तीनों ही को ही जो मैंने रखा है ना, इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे को मिडिल ऑर्डर से यहाँ पर किसी को लेना नहीं चाहता था। मैंने डायरेक्टली क्या किया है, पिपारो, बोल्टन, और उसके बाद डायरेक्टली मैं आ गया हूँ नीचे, जितने मेरे बॉलर प्लस बैटिंग कर लेंगे ऐसे ऑप्शंस की तरफ मैं गया हूँ। ठीक है, बैटिंग से कुछ ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। बॉलरों में से शायद एक ही ऑप्शन होगा जिनको आप ले सकते हो स्मॉल लीग में या फिर बैकअप टीम में। मैंने स्मॉल लीग में तो रखा है रेशल प्रीस्ट को, लेकिन अगर आप चाहो यहाँ पर मेक बैंटिंग को ले सकते हो। मेक बैंटिंग एक प्रॉपर ऑप्शन है आपके लिए, इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर भी हैं और हमने देखा है इस फिक्चर में भी उन्होंने 1-2 बार उन्होंने रन बनाया हुआ है। टीम 1 में नहीं तो बैकअप टीम में इनको ज़रूर आप रख के चल सकते हो। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी के लिए आपके पास कोई दिक्कतें आनी चाहिए। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शंस ये ऑलराउंडर्स ही सेफेस्ट होंगे। थोड़ा सा अलग हट के रहना है ना तो क्लो पिपारो के साथ आप जा सकते हो, बहुत रिस्क होगा क्योंकि ये बैट्समैन है, बैटिंग से जो पॉइंट देंगी वही और उसके बाद नहीं, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन भी है और इस फिक्चर में इनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, आपने देखे हैं इसीलिए। ठीक है, बाकी मॉलो ने भी ऑलराउंडर के सेक्शन में ही आती हैं, तो अगर आपको मतलब सेफेस्ट ऑप्शन देखना है तो ये 3 ऑलराउंडर्स हो गई। कैप्टनसी के लिए तो बोल्टन है ही, और रिस्क लेना है तो पिपारो के साथ। बड़ी लीग में एमा किंग भी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जिनका इस फिक्चर में अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही, बैटिंग से ज़्यादा नहीं बॉलिंग से इन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ठीक है, सेफेस्ट प्लेयरों में से मैंने इस कॉम्बिनेशन में नहीं रखा है, आप देख सकते हैं बेट्स को और एलाना किंग को, रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बैट्समैनों में से मैंने एशली डे को नहीं रखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 बॉलर को लेना था और मुझे यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में ही जो है टीम बनाना है, क्योंकि जिस फॉर्म पे वो चल रहे हैं उनके प्लेयर्स भी, जो ट्रेंड है उस हिसाब से। बाकी मैंने क्या समझाया है कि तास्मानिया के सपोर्ट में जब आप टीम बनाएंगे तो क्या आप कर सकते हैं वो भी याद रखना, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में टीम बनाने का मतलब लो स्कोरिंग एनकाउंटर ही है, इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर